किसान तो अपनी फसल को कहीं पर भी बेचने के लिए आज़ाद पहले भी थे, चाहे वो चंडीगढ़ के किसान बरनाला में जाके बेच सके, छत्तीसगढ़ में रायपुर का किसान भाटापारा में बेच सके। तो असल में अच्छा दिन आज समझ में आ गया, अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों के लिए अच्छे दिन हैं, आम जनता के लिए नहीं है। तो ये बात स्पष्ट हो जाता है कि जब आपके पास पेट्रोलियम मंत्रालय है, वो सरकार के पास है, तब आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा अनाज, हमारा तमाम खेती के जो संसाधन वो कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा, तो वो कॉर्पोरेट कैसे नियंत्रित नहीं करेगा। चुनाव आने पर इतनी बड़ी सभाएं करते हैं, कोई कोरोना नहीं होता, लेकिन एक किसान अगर बैठा है अपने हक अधिकार के लिए तो एक कोरोना की बात करते हैं। जो बच्चा 14 महीने तक शिक्षा से वंचित रह गया और कोरोना के नाम पर उसको बाहर नहीं निकलने दिया गया, वो बच्चा अब नहीं पढ़ेगा, वो अशिक्षित हो गया और उसकी शिक्षा को मार दिया गया और ये मजदूर बनेगा। और ये मजदूर जो है हमारी सरकार क्या करेगी कि कॉरपोरेट घरानों को बेच देगी। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। सब तो पहले जानना चाहेंगे आप 26 जनवरी को आप यहाँ पर पहुँचे, 26 जनवरी के बाद जो माहौल था उसमें बोला जा रहा था टीवी में, मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर जो से लोग हैं अपने घरों को चले गए हैं और खाली हो चुका है। तो आप लोग यहाँ से मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, यहाँ झारखंड से यहाँ पहुँचे हैं, आप किस तरह यहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं अपने? देखिए 26 जनवरी से पहले भी हम यहाँ पर थे, हम 10 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक यहाँ थे। उसके बाद एक सप्ताह के लिए गए और वह यहाँ से जाने का मकसद हमारा था कि जो सरकार जिस तरह से बोल रही है कि ये केवल एक राज्य का किसानों का आंदोलन है या 2 राज्यों के किसानों का आंदोलन है, पूरे राज्यों के किसानों का आंदोलन नहीं है। हम 27 जनवरी को वापस जब गए, हम छत्तीसगढ़ गए, मैं तेजराम विद्रोही अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। लेकिन हमारा जो जहाँ भी हमारा अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा जो काम करता है, जैसे झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो हमने सभी साथियों को कोऑर्डिनेट किया कि जो सरकार जो बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, ये एक आंदोलन है, ये किसी हरियाणा पंजाब के किसानों का आंदोलन है। हम जिस तरह से 500 से ज़्यादा की संख्या में 26 जनवरी की परेड में यहाँ पर हिस्सा लिए हुए थे और उसके बाद वापस गए, हमें आज स्थिति है कि हम यहाँ आकर हमारा खुद का एक पंडाल लगाएं, खुद का एक टेंट लगाएं। तो हमने KFC से आगे हमारा एक टेंट लगा, हम लोगों ने लगा चुका है और 9 फरवरी से लगातार यहाँ पर हैं। एक बात और बता दूं कि जब 4 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने फिर एक बयान दिया, कितने दिनों बाद आंदोलन चलने के बावजूद उन्होंने एक बयान दिया कि केवल एक ही राज्यों के किसानों का आंदोलन है। ये बड़ा शर्मनाक घटना है। जैसा कि देखा आपने, धर्म के नाम पर भी बांटा गया है, किसी एक धर्म का है, यहाँ पर लोगों ने झंडा जला दिया है, झंडे का अपमान कर दिया है, ये किसी एक धर्म का आंदोलन चल रहा है, ऐसा भी फैलाया गया मीडिया में। देखिए इसके लिए तो बहुत सारे इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए फैलाया गया। सबसे पहली बात तो जब ये अध्यादेश लाया गया तो अध्यादेश के समय कहा, जब किसान, जागरूक किसान इसका विरोध करने लगे थे, तो उस समय कहा गया कि ये तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा भरमाया जा रहा है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, किसान समझ नहीं पा रहे हैं, किसानों को हमने आज़ादी दे दी है, किसान अपनी उपज को कहीं पर भी वो बेच सकता है। तो इसको वो भ्रम बताया। लेकिन हम उनसे सवाल करना सीख गए कि किसान कब गुलाम थे।
किसान तो अपनी फसल को कहीं पर भी बेचने के लिए आज़ाद पहले भी थे, चाहे वो चंडीगढ़ के किसान बरनाला में जाके बेच सके, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ में रायपुर का किसान भाटापारा में बेच सके, चाहे मध्य प्रदेश का रायसेन का किसान भोपाल में जाके बेच सके, ये पहले भी ये तो आज़ादी थी। लेकिन ये जो जैसे वो अच्छा दिन का जो बात को जो बोलता है ना कि अच्छे दिन आएंगे या अच्छा दिन आया है, तो हम समझ नहीं पाते थे कि अच्छा दिन किसके लिए है। तो असल में अच्छा दिन आज समझ में आ गया, अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों के लिए अच्छे दिन है, आम जनता के लिए नहीं है। तो ठीक ऐसा ही ये बात है कि कॉरपोरेट घरानों को बोल दिया है किसानों के नाम पर कि हमने कॉरपोरेट घरानों को आज़ाद कर दिया है। आपको कैसे लगता है कि ये सारा फायदा अंबानी अडानी को होने वाला है? जो भी ये जो किसानी जो उन्होंने कानून लाए हैं, इससे फायदा उन्हीं को होने वाला है, ऐसा आपको कैसे लगता है, क्यों लगता है? देखिए, इस बीच आपके दो सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ। इसमें भी मैं कहूँगा कि पहले तो ये बोल देता हूँ कि ये अडानी अंबानी को फ़ायदा होने वाला ये स्पष्ट इसलिए दिखाई दे रहा है कि अभी पेट्रोल और डीजल की दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री है और यहाँ पर पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार की पेट्रोलियम मंत्रालय है। निर्मला सीतारमण ये कहती है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो ये कॉरपोरेट नियंत्रित कर रहा है। तो ये बात स्पष्ट हो जाता है कि जब आपके पास पेट्रोलियम मंत्रालय है, वो सरकार के पास है, तब आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा अनाज, हमारा खेत, हमारा तमाम खेती के जो संसाधन वो कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा। तो वो कॉरपोरेट कैसे नियंत्रित नहीं करेगा? कॉरपोरेट नियंत्रित करेगा कि वो कितने कौन सा चीज़ हमको बोना है, कौन सा अनाज हमको बोना है, वो नियंत्रित करेगा। कब हम उनको बेचना है वो नियंत्रित करेगा। कितना हमको दाम देगा वो नियंत्रित करेगा। ये स्पष्ट हो चुकी है। दूसरी पहले सवाल की जो बात है कि जो धार्मिक रंग देने का, तो इनको उन्होंने जब किसान आंदोलन बढ़ते गया, यहाँ तक आ गए, तो पहले विपक्षी पार्टियों का भ्रम, उसके बाद में कहा गया इसमें नक्सलाइट आ गए हैं, उग्रवादी आ गए हैं, खालिस्तानी आ गए हैं। अब उसके बावजूद भी उसको भी तोड़ दिए किसानों ने। उसके जो साजिश है उसका पर्दाफाश हो गया। तब वो कह रहा है कि एक सिख समाज का है, ये हिंदुओं का है, नहीं है। ये तो हम ये बोल रहे हैं कि जब तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, यहाँ बैठने वाला जो किसान हिंदू ही तो है। आप कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? नहीं, इसमें जो सारे धर्मों के लोग बैठे हुए, कोई हिंदू अकेले नहीं बैठे हुए। आपके बोलने से सभी हिंदू तो नहीं है, ऐसे हम मुस्लिम भी बैठा हुआ है, सिख भी बैठा हुआ है। हम उस नज़रिए से देखते हैं, भारत का जो किसान है जो वो किसी भी मजहब के नहीं है। हम नहीं जानते, उसका मजहब है मेहनत, उसकी की जाति है किसानी। अब वो किसानी करने वाला तमाम, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो हिंदू किसान हो, चाहे दलित किसान हो, सारे के सारे मेहनत का स्वर्ग है और मेहनत से जुड़ी हुई है। इसलिए हमें उनका जो मेहनत का जो धर्म है हम उस नज़रिए से देखते हैं। और ये जो एकता है, सरकार ने नागरिकों को बांटने का उन्होंने कानून लाया था, CANRC NPR लाया था, और उनको भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग करने की जो बात उन्होंने की, नागरिकों को बांटने का कोशिश किया। कि अब किसानों को बांटने का, मैं यही कह रहा हूँ, किसानों को बांटने का उन्होंने हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई जैसा जो उन्होंने बात किया। आज किसान ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, हमारा मेहनत हमारा धर्म है। तो ये सरकार की जो साजिश है उसको भी किसानों ने इसको बेनकाब कर दिया है। आप छत्तीसगढ़ से हो, तो आपके एरिया में किसानों की क्या हालात है? आपके स्टेट में कैसे है, क्या हालात हैं वहाँ के किसानों के, जो जहाँ पर कानून लागू हो चुके हैं? देखिए, सरकार ये कहती है कि APMC जो मंडियाँ है, MSP रहेगा, ये बात वो कहता है। हम ये कहते हैं, जैसे आपने छत्तीसगढ़ के बारे में ही पूछा, तो हम छत्तीसगढ़ में बता देते हैं कि अभी जो सरकार जो खरीदती है वो जो हमारा औसतन उत्पादन 25 कुंटल है, सरकार खरीदती है, उसमें MSP में 15 कुंटल खरीदती है। बाकी जो 10 कुंटल है उसको हम औने पौने दाम पे व्यापारियों को बेचते हैं, वो केवल एक सीजन के लिए, अभी खरीफ की सीजन के लिए। लेकिन अभी रबी फसल जो आएगी, रबी फसल की खरीदी कहीं पर भी MSP पे नहीं होती है। वो केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, किसी भी राज्य में हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि वो MSP नहीं है। और हम जितना जो सरकार का कोटा है उतना बेचने के बाद हम जो बाकी को व्यापारियों के मनचाहे दाम पे बेचने के लिए हम मजबूर होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पुराना जो व्यवस्था था वो हमें नहीं चाहिए। आज ज़्यादा से ज़्यादा सभी राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा APMC मंडियों की व्यवस्था होनी चाहिए। न्यूनतम
समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी होनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गणना है, उसकी जो निर्धारण है, वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार लागत से 1.5 गुना लाभकारी मूल्य के आधार पर होना चाहिए। ये लड़ाई हमारी है। हम आपसे बात जानना चाहते हैं कि जो कोरोना काल का भी जो समाप्त हो गया, उसके बाद अब वैक्सीन का सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है। अभी आपको टेस्ट भी कराने और वैक्सीन भी लगवानी पड़ेगी, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है कि सरकार समय जब भी इलेक्शन होते हैं तब तो कोई कोरोना की दिक्कत नहीं होती, पर जब कोई किसान यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है तो उसको या 5 स्टेटों में ये बता रहे हैं कोरोना वायरस के लिए हम थोड़े दिनों में हम कर देंगे लॉकडाउन, ऐसा सुनने में आया है। इसके बारे में आपका विचार है? जी, मैं वशिष्ठ झारखंड रांची से हूँ और झारखंड अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के संयोजक हूँ। ये बिल्कुल एक साजिश है। हम लोग तो पहले भी कोरोना में खेती गृहस्थी कर रहे थे, कोरोना का वो कोई प्रभाव हमारे राज्य में नहीं था। हम लोग आदिवासी बहुल क्षेत्र से हैं, जंगलों और पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं। हम लोग निर्भीक होकर खेती किए, लेकिन ये जो वैक्सीन की है, ये देखिए पूरी कोरोना जब थी तो बिहार का चुनाव हुआ, पूरी कोरोना थी तो उत्तर प्रदेश के जो कुछ सीटें थी उसकी चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई और बनाई गई वो हुआ, कर्नाटका में भी ये स्थिति हुई, अभी बंगाल के चुनाव देखिए। तो ये चुनाव आने पर इतनी बड़ी सभाएं करते हैं, कोई कोरोना नहीं होता। लेकिन एक किसान अगर बैठा है अपने हक अधिकार अपने लड़ाई के लिए, तो एक कोरोना की बात करते हैं। लेकिन किसान ने तो साबित कर दिया कि कोरोना हमारे पास नहीं है। कहाँ हम लोग मास्क तो नहीं लगाए हैं, हम लोग वैक्सीन तो नहीं लगाए हैं, लेकिन सभाएं तो कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन तो कर रहे हैं। तो हम ये साबित करना चाहेंगे कि ये कोरोना जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना को अवसर में बदल दो। इन्होंने बहुत भली भांति को अवसर में बदला है, पूरे चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन किया है, निजीकरण कर दिया। रेल सेल भेल से लेकर सारी चीज़ों को प्राइवेट करने के बाद आज ये जो किसानों पर जो मार है, ये क्यों है? 12,000 अरब करोड़ का ये व्यवसाय है। इतना न सीमेंट के प्लांट में है, न लोहे के प्लांट में है, न कोयले के प्लांट में है, और ये पूरी तरीके से इन्होंने छानबीन कर लिया। और सारा जो पीडीएस है, हमारा सिस्टम पीडीएस में 70 से 75 करोड़ जनता उससे प्रभावित होती है, उससे लाभान्वित होती है। उस पीडीएस को मार करने से 70 करोड़ जनता जो है, जो अशिक्षित है, किसान है, मजदूर है, वो सड़क पर आ जाएगी। तो सड़क पर आएगी तो क्या होगा? इनको सस्ता मजदूर चाहिए, ये मजदूर की मंडी बनाएंगे और पूरे युवाओं को और मजदूरों को सस्ता दर पर एक कॉर्पोरेट घरानों को हाथ में बेचेंगे और उसकी मुनाफा कॉर्पोरेट घरानों को मिलेगी। और ये सरकार जो है, ये हिंदू फासिज्म है, ये फांसीवादी सरकार है जो हिंदू के नाम पर फासिज्म चला रही है। ये न हिंदू का है न मुस्लिम का है, ये बिल्कुल अमेरिका का पहले थी ट्रंप के सामने, और अभी अदानी अंबानी का ये चाटुकार, ये दलाल है। और ये पूरी देश की संपत्ति उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों को देने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। 14 में तो आया था, आपने देखा था कि हर घरों में मैं हर खाता में मैं 15 लाख रुपया दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, एक अच्छा दिन आएगा। ये आया, उसके बाद क्या किया? वो अच्छे दिन कौन से हैं? वो अच्छे दिन अदानी अंबानी का है, वो अच्छे दिन जो है अदानी अंबानी और कॉर्पोरेट घरानों का है। वो अच्छा दिन ट्रंप का था कि हमारे देश की चीज़ों को उसने बेचने का काम किया। और आज जो स्थिति हमारे देश में आ रही है, जो हमारे युवाओं के पास है, आप क्या समझते हैं? 14 महीने से पूरे स्कूल बंद हैं। एक गरीब के बच्चे जो स्कूल में नहीं गए, कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। ऑनलाइन शिक्षा कैसे चलेगी? अगर हमारा 5 बेटा हो, 5 बेटा को अगर एक साथ क्लास चल रही हो, तो क्या 12,000 का हम एंड्रॉयड मोबाइल खरीद कर दे सकते हैं? क्या कतई नहीं दे सकते हैं। यानी हमारा बच्चा शिक्षा से वंचित रह गया। तो जो बच्चा 14 महीने तक शिक्षा से वंचित रह गया, अब कोरोना के नाम पर उसको बाहर नहीं निकलने दिया गया, वो बच्चा अब नहीं पढ़ेगा। यानी हमारा एक जनरेशन जो है वो अशिक्षित हो गया और उसकी शिक्षा को मार दिया गया। यानी हमारे देश के 68% युवक हमारा अशिक्षित हो गया और ये मजदूर बनेगा। और ये मजदूर जो है हमारी सरकार क्या करेगी कि कॉर्पोरेट घरानों को बेच देगी। तो हम लोग इसको जागरूक करना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन किसान का आंदोलन सही है, एमएसपी का आंदोलन सही है, हमारा मंडी का आंदोलन सही है, हमें मुनाफा देने का जो स्वामीनाथन का 1.5% लागत से 1.5% ज़्यादा का ये आंदोलन सही है। लेकिन अब ये जन आंदोलन बन चुका है जिसमें छात्र, युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर, तमाम देश के अब ये समझने लगे हैं कि ये सरकार जो है केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये धर्म के नाम पर, जाति के
नाम पर हमको बांटती है, ये समझ में आने लगी है। और आज हर राज्य के युवक, हर यूनिवर्सिटी के छात्र बाहर निकल रहे हैं, तब ये कह रहे हैं कि ये देशद्रोही हैं, इनके खिलाफ जाओ तो देशद्रोही हैं। और उस देशद्रोह में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को जेल भेज रहे हैं, यूएपीए लगा रहे हैं। जो साहित्यकार, प्रगतिशील लोग हैं, जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर यूएपीए लगा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि तुम जितने भी यूएपीए लगाओगे, तुम कमजोर होगे, हम मजबूत होंगे और हम तुम्हारा खिलाफत करेंगे। और ये किसान के आंदोलन के माध्यम से जन जन तक इसको पहुंचाया जाएगा और युवाओं को यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाकर तुम्हें ध्वस्त करेंगे। और ये स्थिति बन गई है साथी कि आज मजदूर किसान का एक सत्ता पर पलट देने के लिए, एक व्यवस्था बना देने के लिए ये परिस्थिति हमारे देश में बनी हुई है। क्योंकि ये फासिज्म की सरकार ये उस रास्ते पर जा रही है कि आपकी आवाज़ को बंद करना है, आपकी स्वतंत्रता को छीनना है, आपके मौलिक अधिकारों को छीनना है। उसके खिलाफ हमारी आवाज़ है। और हम आज झारखंड से आकर यहाँ हम लोग टेंट लगाकर यहाँ हैं, हम लोग किसानों के साथ हैं और हम लोग रहेंगे जब तक कि ये तीनों बिल वापस नहीं चला जाएगा, ये हम लोग कहना चाहते हैं। लास्ट में आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे आएंगे जैसे कि यहाँ पर लेडीज आना बहुत मुश्किल है। जैसे होगी तो पहले 26 के बाद जो यहाँ पर बहुत पकड़ाई हुई, किसानों को पकड़ा गया, जेलों में डाला गया ना, आप यहाँ पर कैसे पहुँचे हो, किस तरह पहुँचे हो, इसके बारे में बताइए। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम उर्मिला है। 26 तारीख के बाद मैं जनवरी 10 तारीख से अभी 28 तारीख तक 27 तारीख तक मैं यहाँ पर ही थी, सिंघू बॉर्डर में ही। 26 तारीख के बाद में जो हालात बना हुआ था, उस हालात से यहाँ पर देखा जाए तो जितना भी अत्याचार जो नरेंद्र मोदी के जो गुंडे और दलाल जो किए हैं, उससे हमारे जो किसान हैं उससे डरे नहीं है और डटे रहे। आपको डर नहीं लगा? जैसे आप लेडीज हैं, आपको कोई डर नहीं लगा यहाँ आने से? नहीं, मेरे को कोई डर नहीं लग रहा है ना, और नहीं डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जब हमारा अधिकार से हम डर जाएंगे तो फिर आने वाले समय में हम लोगों का ये व्यवस्था जो ये कर रहा है नरेंद्र मोदी, उससे हम लोग बाहर हट जाएंगे। तो हम लोगों का डटे रहना है और जो भी गुंडागर्दी करेंगे उससे हम लोगों को आगे बढ़ना है और उसके मैंने हम लोगों का वो करना है, आगे आना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो उससे हम लोगों का फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी किसान जो मध्य प्रदेश तू, महाराष्ट्र तू और झारखंड तू, छत्तीसगढ़ तू, अलग अलग स्टेटा तो इतने किसान पहुँच के अपने विचार पेश कर रहे हो, अपना रोष प्रगट कर रहे अपना सरकार के प्रति। इसी तरह तुम पंजाब न्यूज़ जुड़े रहो, आप जिन्होंने पल पल की खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।